आज सुबह से बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुए हैं, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से। हम कई तरह के एक्सक्लूजन्स के बारे में बात की है, कई तरह के इनोवेशंस के बारे में भी बात की है। और ये भी मुझे लगता है कि सुबह का सत्र जो अनीता दीघे की थी, एक मुझे लगा कि बहुत बढ़िया है कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो पॉलिसीज़ को लेके, क्योंकि 1951 से आज तक हम क्या क्या एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट एजुकेशन की पॉलिसी रही है, नॉट जस्ट द पॉलिसी, ये तो हमने देखा है कि बहुत स्टॉप स्टार्ट रहा है और ये सारे प्रॉब्लम, पर पर्सपेक्टिव भी कैसे कैसे बदला है। फ्रेरे सिविक एजुकेशन से लेके फ्रेरे, फिर साक्षर भारत। तो आज जो सेशन है, हम उस हिस्ट्री को देखते हुए आज जहाँ हम खड़े हैं उसका हम विश्लेषण करने जाएंगे। जो ये न्यू एजुकेशन एडल्ट लिटरेसी वाला जो कंपोनेंट है NEP 2020 में, उसके बारे में कम से कम एडल्ट लिटरेसी कंपोनेंट के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मुझे लगता है कि पहला तो इस सेशन का ये प्रयास है कि हम इस पैनल का कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जानकारी इकट्ठा करें कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो हमारा पैनल में डाइवर्स NCERT भी हैं जो इन्वॉल्व है डायरेक्टली, यूनिवर्सिटी भी हैं, और रीजनल फोरम से भी हम समझेंगे कि ये पॉलिसी एक्चुअली अभी किस स्थिति में है, लोग क्या काम कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो बात हो भी गई है कि हाँ, हम लोग बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं और हम बहुत एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन चुके हैं, पर ये बगैर गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके बगैर जिस स्केल में प्रॉब्लम है हमारे देश में और जिस किस्म के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम मॉर्निंग का सेशन में भी सुना है, सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को जानना, उसके साथ एंगेज करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये हमारा पहला कदम है। दूसरा ये है कि एडल्ट लिटरेसी एक हमारा एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, एक अधिकार है। अगर हम जो सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो बजट हैं, ये हमारा हक है कि हम इसको डिमांड करें। ये सिर्फ ये नहीं है कि फिलैंथ्रोपी या कुछ काम हो जाए या कुछ प्रोग्राम चल जाए, पर ये हमारा एक बुनियादी हक है। तो और ये हक कई अन्य हकों के साथ भी जुड़ जाता है, चाहे हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें जो आज सुबह हम सुने हैं, चाहे हम ये डिजिटल का देखें। तो ये इस हक को हम कैसे इसके लिए हम कैसे आगे अपना रणनीति बना सकते हैं, और मैं ये शब्द भी यूज़ करूँ ना, इसके लिए हम कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि ये फॉरगॉटन पीपल जो हमारा टाइटल है, सो हम मान के आज इस कमरे में आए हैं कि ये एक्चुअली हाशिए पर है। तो इस ये सेशन और अगला सेशन इसी दिशा में है कि हम इस हक और इस स्पेस के लिए हम कैसे लड़ें। कुछ लोगों ने ये बोला कि हमारे पॉलिसी में इंटेंशंस बढ़िया है, पर ये कैसे इंटेंशंस है अगर उसको आप अमल नहीं करेंगे? क्या हम उसको इंटेंशन भी मान सकते हैं? अगर हम सिर्फ बोले कि हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, हमारे देश में हमारे बहुत अच्छे पॉलिसीज हैं, सिर्फ एडल्ट लिटरेसी नहीं, तो इंटेंशन अच्छा होना और फिर इम्प्लीमेंट नहीं करना, वो भी एक इंटेंशन है। तो इसको हम देखें और समझें, और इसको कैसे हम सकारात्मक रूप से इसके साथ हम कैसे एंगेज करें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एडल्ट एजुकेशन वाला कंपोनेंट जो है, शायद आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत लोग शायद नहीं भी जानते हैं। तो पहला तो हमारा स्टेप होगा कि वो चैप्टर हम खोल के पढ़ें, क्योंकि जब तक बहुत लंबा नहीं है, यही भी एक चीज़ है, जबकि दूसरे पॉलिसीज पेजेस आफ्टर पेजेस हैं, काफ़ी मोटी पॉलिसी हैं, ये बहुत शॉर्ट है, तो जल्दी आप लोग पढ़ पाएंगे। ये है 2022 और 2023 में एक 5 ईयर का पॉलिसी लागू किया गया है, जो न्यू ये एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी एंड लिटरेसी पॉलिसी है, और इसके साथ वोकेशनल एजुकेशन भी लिंक्ड है।
और ये इसका एलोकेशन है 1037.90 crores। आज की तारीख में वी डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस पैनल से थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिलेगा। इस स्कीम में 5 कंपोनेंट है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और गणित। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जो एक बात हुई है इसमें ये लिखा है पर पता नहीं ये कितना एक तरीके से जो आलोचनात्मक एक दृष्टिकोण बनाना ये है। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का है। फोर्थ है बेसिक एजुकेशन एंड फिफ्थ है कंटिन्यू एजुकेशन। अब ये सब शब्द हैं, पर इस शब्द को इसमें हम कैसे मीनिंग दे सकते हैं, ये भी हम सोच सकते हैं कि इसके लिए भी हम पैरवी करें, क्योंकि ये किस तरह की बुनियादी साक्षरता, किस तरह का कंटिन्यू एजुकेशन, कुछ जो हमारे सत्र से निकल के आ रहा है उसमें से हम इसको मतलब ये जो वर्ड्स है इसको हम एक तरीके से एक मायने भी शायद दे पाएंगे। 5 करोड़ लोगों का नॉन लिटरेट है एज ऑफ 15 years एंड अबव। तो इस बैकग्राउंड से हम शुरू करते हैं। हम आपके साथ शुरू करेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन है सभी पैनलिस्ट के लिए कि हम ये पूछेंगे आपको कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका जो संस्था है जो कि NCERT है, इस पोजीशन से अगर आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि करंटली आप व्यक्तिगत रूप से और आपका संस्था किस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी खासकर एडल्ट लिटरेसी वाला, इसके साथ आप कैसे इंगेज कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। और सेकंड कि इस पॉलिसी में, क्योंकि बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि इतना बड़ा नंबर 287 मिलियन एडल्ट्स हैं जो नॉन लिटरेट हैं, जिसमें आई थिंक शायद 80% औरतें हैं और शायद 90% और 80% मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के औरतें होंगी। तो क्या रणनीति सरकार ने इस पॉलिसी में रखा है जिससे वो इस बड़ा एक चैलेंज को एड्रेस करने की सोच रहे हैं? तो मैं सोच रही हूँ कि ये हम 2-3 सवाल सबसे पहले मैं निरंतर का धन्यवाद देती हूँ यहाँ आमंत्रित करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद जो NCERT ने पहल की है इस क्षेत्र में, अडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में, वो है CNCL का निर्माण, यानी कि सेल्फ और नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी। जो पॉलिसी है उसके अध्याय 21 में लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी स्टैब्लिश करेंगे NCERT में, जिसकी पहल के तौर पर उसे सेल बनाया गया, सेल्फ और नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी। 17 मार्च 2021 को ये सेल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो अभी हम बहुत छोटे हैं, नन्हे मुन्ने से बालक से हैं, और इसी सेल के दौरान हम 5 कंपोनेंट्स पे लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस एरिया है, जहां हमें लगा कि बहुत ज़रूरत है बहुत जल्दी से काम करने की और उसे स्केल अप करने की, वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्योंकि अगर एक बार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि जो न्यूमरेसी है, गणित है, वो अगर हम हासिल कर लेते हैं तो फिर पढ़ते पढ़ते हम बहुत कुछ पढ़ना भी सीख जाएंगे और लिखते लिखते हम बहुत कुछ लिखना भी सीख जाएंगे। तो हमारे ठीक पीछे जो बोर्ड है वो बहुत मीनिंगफुल है, उसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये 17 मार्च 2021 को जब ये सेल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसी के बाद 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आती है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इसी का एक बहुत ही जो पॉपुलर नेम है वो है उल्लास। उल्लास यानी कि ULLAS, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसी स्कीम के तहत ये तैयारी की जा रही है और काम भी लगातार जारी है, राज्यों में भी जारी है कि हम अपने अपने राज्यों के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें, जो नॉन लिटरेट लर्नर्स हैं उनको भी चिन्हित करें, जो वॉलंटियर टीचर्स हैं उनको भी चिन्हित करें, और फिर उनके लिए एक ऐसी जगह खोजें जहां ये सभी लोग आकर मिलजुल कर पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो इसलिए इस पूरे जो स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये दरअसल कर्तव्य बोध को लेकर चल रही है। मुझे लगता है कि जिसने जीवन को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। जो जीवन को बेहतर तरीके से जानता है वो सब कुछ कर लेगा, भले फिर कोई नीति कोई स्कीम हो या न हो। इसलिए ये जागरूकता, ये संवेदना पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि
कि हमारे ही अपने परिवार के, अपने समाज के जो सदस्य हैं, अगर वे गैर साक्षर हैं, यानी कि वे पढ़ना लिखना और गणित नहीं जानते हैं, लेकिन उनके पास ज़िंदगी जीने का एक बहुत लंबा अनुभव है, वो हमसे ज़्यादा तजुर्बेदार लोग हैं, हमसे ज़्यादा शिष्ट लोग हैं, सभ्य लोग हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं हैं कि वो लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते और जो उन्हें लिखित में कहना है उसे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं लैक करती हैं। लेकिन हम लगातार नॉन लिटरेट लर्नर्स के साथ जब काम करते हैं तो हमने नॉन लिटरेट हटा दिया वर्ड, हम अब लर्नर वर्ड यूज़ कर रहे हैं और उनमें ये आत्मविश्वास भी पैदा कर रहे हैं कि आप हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। हमारे पास भले ही आपको सिखाने के लिए केवल दो चीज़ें, हम फैसिलिटेट करेंगे, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है कि लर्नर का खुद पर आत्मविश्वास और ये विकसित करना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को पढ़ना लिखना न जानने के कारण बेजार न समझे कि हमारी ज़िंदगी बेकार है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो नीना लिटरेसी प्रोग्राम है वो वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रही है और ये एक और प्रयोग है कि हम वॉलंटियर बेसिस पे काम करने की कोशिश करेंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कम्युनिटी, यानी कि इस भारत में जो भी नागरिक हैं वे सब इसी स्कीम का एक हिस्सा हैं। मैं फिर से इस बात को कहूँगी कि जिसने ज़िंदगी को समझ लिया उसने सबको समझ लिया। तो ये सामाजिक कर्तव्य या दायित्व बोध का मामला है। तो इसलिए ये पॉलिसी कहती है कि कक्षा 5 और उससे ऊपर के जो विद्यार्थी हैं वे इस वॉलंटियर बेसिस पे काम करेंगे, जिसकी गाइडलाइंस अभी प्रोसेस में है और हमने ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाई हैं। CNCL है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए भी है, वो स्कूल टीचर्स के लिए भी है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स के लिए भी है, वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेनीज़ के लिए भी है और वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी है और वो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए भी है। इसी पॉलिसी में स्कीम में एक और बात आती है, सामाजिक चेतना केंद्र। सामाजिक चेतना केंद्र एक ऐसी जगह है जहां लर्नर और वॉलंटियर टीचर मिल बैठकर पढ़ने लिखने का काम कर सकेंगे और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी तरह का संस्थान हो, ये सभी की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये है कि जहां हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ बैठने की जगह है, जहाँ शौचालय की भी व्यवस्था हो, जहाँ पीने के पानी की भी व्यवस्था हो, तो हम उन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनकी शेयरिंग करते हुए हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला जो सेल वो काम कर रहा है वो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए काम कर रहा है और उसमें जो मैंडेट है हमारा NCERT का वो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का है। इसमें हमने प्रवेशिका का निर्माण किया, वो एग्जाम्पलर है, वो सिर्फ एक उदाहरण है कि हम जिस तरह की पेडागोजी की बात करते कि लर्नर्स, अडल्ट लर्नर्स के लिए किस तरह की सामग्री का निर्माण किया जाए। और हम लगातार 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य अपनी रीजनल भाषाओं के लिए अपनी सामग्री खुद बनाए। हम कहीं ये नहीं कह रहे कि जैसा NCERT ने किया है, जैसा एक सेंटर लेवल पे काम हुआ है, आप उसे जो का त्यों ले लें, ये बेईमानी होगी। हम ये चाहते हैं कि हर राज्य अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए काम करे, वो पेडागोजी को अलाइन करते हुए अपना रिसोर्स मटेरियल खुद डेवलप कर सके, ताकि राज्य के जो लर्नर्स हैं जब वो उस प्रवेशिका, उस किताब को खोलें तो वे उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो पहचान पाएँ कि हाँ ये कोई जानी पहचानी जगह है। यही वजह है कि अब तक हम 23 भाषाओं में 43 प्राइमर्स डेवलप कर चुके हैं और स्टेट्स को हमने लगातार सपोर्ट किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 23 भाषाएं 43 प्राइमर क्यों? क्योंकि जो तमिल है, बांग्ला है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये केवल एक स्टेट में नहीं है। अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड ने 5 भाषाओं में अपने प्राइमर्स बनाए हैं और हर राज्य में जो जो भाषाएं बोली समझी जाती हैं उनमें ये प्राइमर्स डेवलप हुए हैं और इस प्राइमर का नाम है उजास, यानी कि उजाले की आस और आस का उजाला। ये मेरा पसंदीदा शब्द है। इस स्कीम में हमने कंसाइज प्राइमर भी बनाया, एक संक्षिप्त प्राइमर, ताकि जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इस प्राइमर को इस्तेमाल करते हुए और इसके माध्यम से वो लर्नर्स को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान करने में मदद कर सके। और इसी के साथ साथ हमने ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स भी डेवलप किए। ये जो उजास प्राइमर है वो फ्लिप बुक में अवेलेबल है, ऑडियो बुक में अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है और ये सब जो रिसोर्स मटेरियल है वो NCERT की वेबसाइट पे सेल का पेज आपको ज़रूर मिलेगा और दीक्षा पोर्टल पे सारा है।
दीक्षा पोर्टल पे एक वर्टिकल है एजुकेशन फॉर ऑल, और वहीं पर ये सारी सामग्री आपको मिलेगी। और सिर्फ एनसीईआरटी द्वारा बनाई हुई सामग्री ही नहीं मिलेगी, बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेट्स अपनी सामग्री शेयर करेंगे हमारे साथ, धीरे धीरे उन सब की सामग्री उनकी भाषाओं में उनके नाम से हम उसे उपलब्ध कराते चले जाएंगे। वीडियो प्रोग्राम्स हमने इस तरह से बनाए हैं कि ताकि पढ़ने पढ़ाने की टेक्निक हम जो वॉलंटियर टीचर्स हैं उन तक हम पहुंचा सकें। और ये बहुत छोटे छोटे वीडियो प्रोग्राम्स हैं जो अलाइन हैं उजास के साथ। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाए हैं, 11 मॉड्यूल हैं उसमें। लर्नर्स की साइकोलॉजी को समझना और एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग करना कि वो अल्टीमेटली हमारे पास पढ़ने क्यों आएंगे। वक्त नहीं है जिस पर हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लर्नर्स को सेंटर तक लाना और लर्नर्स में ये इच्छा जागृत करना कि मुझे भी पढ़ना लिखना सीखना है। इसके अतिरिक्त हम मॉड्यूल की जब बात कर रहे हैं तो हमने फाउंडेशन लिटरेसी का मॉड्यूल डेवलप किया है कि कैसे ये पेडागोजिकल प्रोसेस रहेगा। फाउंडेशन न्यूमरेसी का प्रोसेस भी हमने बताया है। इसके साथ साथ असेसमेंट का काम आप कैसे करेंगे, दूसरे रिसोर्स मटेरियल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसमें शामिल है। जहाँ तक क्रिटिकल लाइफ स्किल्स का सवाल है, वो डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, एनवायरमेंटल लिटरेसी, पेरेंटिंग, इन सब की बात करता है। तो जब हम इस लिटरेसी वर्ड को क्रिटिकल लाइफ स्किल के अंदर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो लिटरेसी वर्ड है वो दरअसल एक तरह का परिचय है, एक तरह की फेमिलियरिटी है कि आप इस चीज़ से परिचित हैं। अब आप उस डिजिटल के माध्यम से पढ़ें या उस डिजिटल को इस्तेमाल करना सीखें, दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो हमने प्राइमर्स भी डेवलप किए हैं उसमें हमने इन्हीं क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को लेते हुए हमने पढ़ने लिखने की बात कही है। शबी नूर की कहानी बताती है कि मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र तक कैसे पहुंचा जाता है। उसके बाद हम भाषा की बात कर रहे हैं। जब हम पढ़ना लिखना की बात करते हैं तो हम ओरल लैंग्वेज को कहीं भी नहीं छोड़ते, तो ओरल लैंग्वेज के साथ साथ ये काम होता है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में ही हमने बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी कन्वर्जेंस के थ्रू दीक्षा पे अपलोड किए हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वो जिस तरह का रिसोर्स मटेरियल डेवलप करती हैं। चाहे हमारा अपना वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, पंडित जो हमारा पैसिव CIV भोपाल में है, तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं और ऐसे वीडियो प्रोग्राम, रिसोर्स मटेरियल है जो हम वोकेशनल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दीक्षा पोर्टल पे आपको मिलेंगे। चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर लीगल एस्पेक्ट को देखने वाली मिनिस्ट्रीज़ हों, हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ ये सब काम किया है। तो कुल मिलाकर हम फाउंडेशनल बेसिक लिटरेसी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के लिए भी, साइबर सेफ्टी की इम्पोर्टेंट इशू है, और ऑडियो वीडियो प्रोग्राम हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन शायद बहुत लोगों को नहीं पता था। अब मैं राजेश जी आपको पूछेंगे, आप यूनिवर्सिटी में लोकेटेड हैं और आप अडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं, तो इस लोकेशन से आप कैसे न्यू लिटरेसी पॉलिसी के साथ आप कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इंगेज कर रहे हैं, और इस पॉलिसी को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो क्या स्ट्रैटेजी है, थोड़ा बहुत तो हमने स्ट्रैटेजी सुना भी है, तो इसको अगर आप थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या लगा कि पॉसिबिलिटी है, अच्छा है, और कहाँ आपको गैप्स लग रहा है। ये जो 5 पहलू हैं या जो रणनीति हैं, इस पे थोड़ा अगर आप थोड़ा बताएं। थैंक यू। देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे अभी मैडम ने कहा कि हमारा जैसे कि राइट टू चाइल्ड है, और न्यू शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको आगे भी बढ़ाया गया है कि 14 से 18 साल तक किया जाएगा। मैं जर्नी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि कोशिश हुई थी कि जैसे राइट टू चाइल्ड है, वैसे ही राइट टू एडल्ट एजुकेशन हो 8 साल का। काफ़ी हद तक कोशिश की गई और वो ऑलमोस्ट पार्लियामेंट में जाने तक आ गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। और अभी जो बताया गया मैडम के द्वारा, प्रोफेसर उषा मैम के द्वारा, कि जो हमारा न्यू शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 और 27 का है, उस रूप में कैसे और हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ मैं देखता हूँ कि देखिए, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से हैं
और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में मैडम ने उनसे जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनकी भी बात की। तो जब मैं विभाग से जुड़ा और जब हमने ये कहा कि भाई हम टीचिंग रिसर्च तो ट्रेडिशनली करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा क्या अप्रोच कम्युनिटी लर्निंग सेंटर का होना चाहिए, तो हमने ये किया कि जितने भी वनरेबल पॉपुलेशन हैं, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं या इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उन सबों के लर्निंग सेंटर्स बना दिए। और हमारे जीबी रोड में लर्निंग सेंटर बने फीमेल सेक्स वर्कर के, जिसमें यंग सेक्स वर्कर और सीनियर सेक्स वर्कर से लगातार हम नहीं जुड़े रहे, बल्कि यूनिवर्सिटी के मल्टी डिसिप्लिनरिटी के लोग या फॉरेन विजिटर उनको भी जोड़ा। और उनकी डिटेल हम लोग के पास स्टडी है कि भाई यंग जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं वो किन चीज़ से जुड़ना चाहती थी, या जब हमने ट्रांसजेंडर को जोड़ा तो ट्रांसजेंडर के नालसा जजमेंट से पहले गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ट्रांसजेंडर के लिए दिया। और हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 500 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर को स्किल की ट्रेनिंग और उनके हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए कोशिश की, और उससे माइग्रेंट वर्कर को जोड़ने की कोशिश की। कि अब जब हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं तो अब इसको जो रिप्लेस किया गया वो हो गया एजुकेशन फॉर ऑल और उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएटिव फॉर दी सोसाइटी। यानी अब हम एडल्ट एजुकेशन टर्म की यूज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल, ये बाय एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी लिटरेसी से लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक। यानी हम किसी लर्नर को जीरो से लेकर के और लास्ट तक छोड़ना नहीं चाहते, चाहे सामाजिक केंद्र और किसी से जोड़ना चाहते हैं। और इसको करने के लिए जो अप्रोच हम लेके आए हैं वो वॉलंटियरिज्म वाला है। हम यूनिवर्सिटी सिस्टम से जब एडल्ट एजुकेशन सेंटर चलाते थे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फंडिंग करती थी, और हर एक कॉलेजेज में उसका सेंटर होता था और एक टीचर इंचार्ज होता था। और 140 सेंटर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से चलाए हैं, जिसमें एक एक जो लर्नर इंस्ट्रक्टर होता था कॉलेज का बच्चा, वो 3 सेंटर चला ले तो उनको 300 रुपया मिलता था। और 300 रुपये में आज की बात नहीं कर रहा, तब कर रहा हूँ जब 900 या 1000 या उससे कम में दिल्ली में आपका गुजारा हो जाता था, तो बच्चे को उस 100, 200 या 300 में बहुत सा काम हो जाता था। तो जो इशू पॉलिसी लेवल पर, और मैडम ने कहा क्विकली, हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल जो वॉलंटियरिज्म का है कि स्कूल कॉलेजेज या नेटवर्किंग जो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम वॉलंटरी माध्यम से इसको कैसे अचीव कर सकते हैं और उनके अंदर कैसे जान डाल सकते हैं, और क्या वॉलंटियर्स तैयार होंगे, ट्रेनिंग होंगे, उनको क्या इंसेंटिव क्या दिया जाएगा। कुछ प्लान हमारे भी हैं, लेकिन वो डिटेल में हम अभी नहीं जाना चाहते कि मान लीजिए डिबेट के रूप में आ जाए। डिजिटल है, सुबह से मैं भी सुनना कोशिश किया, 11 से थोड़ा पहले आ गया कि डिजिटल में हमारे जो रूरल अर्बन का गैप है या जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनके आस में स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, उनको मतलब अपना एम्पावरमेंट नहीं है, या जो जेंडर गैप है, उन सारी चीज़ों को लेकर के 100% डिजिटल नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर मैडम हमें याद है कई बार कहते हैं जो जहाँ हो जाए उस माध्यम से हम करने की बात करें। यहीं या चाहे यूनिवर्सिटी सिस्टम कहीं भी हो, हम सभी आइसोलेशन में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर आइसोलेशन में काम किया, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूएस एजुकेशन आइसोलेशन में, सोशल वर्क एजुकेशन में एजुकेशन। तो जब तक हम नेटवर्किंग पार्टनरशिप नहीं करेंगे, जिसकी बात भी कही गई कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को, और जो बताया भी गया था कोई डिजिटल बनाते हैं हम ट्रांसफर करके कैसे एक दूसरे के माध्यम से दे सकते हैं। तो जो मैं सक्सेस देखता हूं कि स्किल मिनिस्ट्री सेपरेटली काम कर रही है, एडल्ट एजुकेशन ये सेपरेटली, कैसे जो कन्वर्जेंस की मैडम ने किया इसको स्ट्रांगली कर पाए, और कैसे जो रिसोर्सेज है या और नए रिसोर्सेज को जोड़ा जा सकता है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप से कैसे जोड़ करके हम लर्नर तक पहुंचे, और उस लर्नर को जो वोकेशनल कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन चीजों से जोड़ पाए। क्योंकि अब हम एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं, यानी लर्नर एक बार हुआ तो परमानेंट लर्नर रहा। सामाजिक केंद्र के माध्यम से, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से स्टार्टिंग भले ही उसका फाउंडेशनल लिटरेसी है, लेकिन कंटिन्यूअस रूप से वो जाना है।
बस ये एक छोटा सा अगर आप बता दें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का रोल ये भी है कि आप नॉलेज बढ़ाएं और क्रिटिकल नॉलेज बढ़ाएं। क्रिटिकल का ये मतलब नहीं है कि आप क्रिटिकल हो रहे हैं, पर एक सोच विचार करने मतलब कैसे हम कर सकते हैं किसी मुद्दे पे, उस तरह का रिसर्च हम करें, ताकि जो इशू है उस पे हम थोड़ा आगे अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये होगा कि वॉलंटियरिज्म नया नहीं है, हमारे सारे पॉलिसीज़ वॉलंटियरिज्म पे एडल्ट लिटरेसी पॉलिसीज टिका हुआ है, मतलब बहुत सालों से, और इसके भी बहुत नॉलेज रिसर्च ये है। तो उसको क्योंकि लग रहा है कि आप काफ़ी क्लोजली वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो कैसे आप इस नॉलेज को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पाया ना वॉलंटियरिज्म, कहीं कहीं हो पाया कहीं नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो रोल एक है यूनिवर्सिटी का, कि वो इस तरीके का रिसर्च करें, जो एक तरीके से जो गैप्स हैं उस पे हम थोड़ा फोकस कर सकें, उस ऐसे कोई आप काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा शेयर करें तो आई थिंक ऑडियंस। देखिए, मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया कि सही में पॉलिसी लेवल पर जिस तरह की रिसर्चेज दे करके हमें कम्युनिटी लेवल से जुड़ के चीज़ें करनी चाहिए, वो नहीं हो पाया, मानते हैं। और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में अगर हम विश्वविद्यालय के रोल को देखें तो वो कहा गया है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय रिसर्च में काम करेगा, लेकिन जो एरिया हम देखते हैं कि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखें, हम सभी जानते हैं कि ये अब 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हुआ, उसमें 4th ईयर में या कई सेमेस्टर में कम्युनिटी आउटरीच या कम्युनिटी इंगेजमेंट का अल्टरनेटिव बच्चों को दिया गया है, इंटर्नशिप का बच्चों को दिया गया है। और अभी शायद कुछ लोगों ने देखा हो कि यूजीसी ने कहा कि मोर देन 100 आवर्स का अगर इंटर्नशिप बच्चा नहीं करेगा एट अंडर ग्रेजुएट लेवल तो 4th ईयर के उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और 4th ईयर का जो टोटल कंट्रोल है वो रिसर्च, इंटर्नशिप और पार्टनरशिप के ऊपर है। तो वो चीजें के माध्यम से हम लोग पॉलिसी लेवल पर कई बार इंटरवेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रांसजेंडर के ऊपर पॉलिसी लेवल पर पूरे एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जो बेसिस बना नालसा जजमेंट का या 2019 के एक्ट का या 2020 के इसमें, जिसमें क्रिटिकल शुरुआत से मैं जुड़ा रहा, उनको देता रहा। मैं ये मानता हूं कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हायर एजुकेशन, क्योंकि आइसोलेशन में थ्योरी और प्रैक्टिस चलता रहा। लेकिन अब अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में या न्यू इंडिया लिटरेसी के संदर्भ में अगर थ्योरी प्रैक्टिस को हम मर्ज नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और एक बात जो मैं कहता हूं अंडर ग्रेजुएट लेवल का और वॉलंटियरिज्म को बच्चों को समझाता हूं, मैं कहता हूं देखो, तुम में से कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर बनेगा। ज्यादातर हम अभी अनसक्सेसफुल है, क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। मैं आपको बता दूं क्रिटिकली यहाँ से बैठ के, ज्यादातर हायर एजुकेशन के, एडल्ट एजुकेशन के भी लोग एसी में बैठ के तो काम करना चाहते, कम्युनिटी और एक्सटेंशन के फील्ड में जाना नहीं चाहते। तो इस गैप को जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा पॉलिसी लेवल का रिसर्च भी एनईपी के लाइफ में नहीं हो पाएगा। थैंक यू। काफ़ी कुछ जानने को मिला है कि आज यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है एडल्ट एजुकेशन के संदर्भ में और किस तरीके का काम हो रहा है। सुष्मिता जी, आई टर्न टू यू नाउ। तो थोड़ा आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे एक रीजनल पर्सपेक्टिव और एक साउथ एशियन रीजनल या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप एसबी जो है काफ़ी पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिसी रिसर्च और ये सारा कुछ आप लोग काम करते हैं। तो ये न्यू एडल्ट लिटरेसी पॉलिसी को आप कहाँ देख रहे हैं उस दुनिया में? क्या चर्चा है, क्या एनालिसिस हुआ है? एक तो ये हम सवाल करेंगे, और सेकंड वाला सवाल जो है कि इंडिया सिग्नेटरी हैं एसडीजीज के, एंड नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो आज मॉर्निंग में भी बात हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि
जो अभी आज की स्थिति है, हम इस चैलेंज को कहाँ तक हम इसको धक्का दे पाए हैं और क्या बाकी है। तो एक तरीके से मैं ये पूछ रही हूँ कि इंडिया का जो पॉलिसी है और जो काम है ये रीजनल और इस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देख रहे हैं आज की तारीख में, और दूसरा कि ये इंटरनेशनल जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है SDGs का, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू निरंतर कि हमें यहाँ पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। हमारी जो संस्था है एशिया साउथ पैसिफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एंड एडल्ट एजुकेशन, जो इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड एसबे, ये एक एशिया पैसिफिक रीजियनल नेटवर्क है। हम लोग एशिया पैसिफिक में मोर देन 30 कंट्रीज़ में काम करते हैं और हमारे ऑल कंट्रीज़ में मेंबर्स होते हैं। जैसे निरंतर हमारे एक मेंबर हैं इंडिया में एंड सेवरल अदर मेंबर्स आर देयर इन इंडिया। और इसके अलावे नेशनल एजुकेशन कोalitions हर कंट्री में, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो जैसे मालिनी जी ने बताया कि हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे काम ऐसा है कि हम रीजनल स्तर पे होते हैं और हर कंट्री में हमारा काम थ्रू आवर मेंबर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट कंट्री में आके काम कर सकते हैं, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। बट वी कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग एट द रीजियनल लेवल। और उसमें तो पहले जैसे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हैं, जो अनीता मैम ने सुबह बताया, बेलेम फ्रेमवर्क, SDGs, एजुकेशन फॉर ऑल, जो EFA जो है, जहाँ पे भी बोला गया है कि टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स, बट वो कहाँ तक सही हो रहा है, दैट इज़ क्वेश्चनेबल ऑफ कोर्स। SDGs में तो एकदम साफ लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन एंड LNOB, जो लीव नो वन बिहाइंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और तीसरा एक और मैं बताना चाहूँगी जो अभी अभी हुआ, विच इज़ माराकेश फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जो एडल्ट लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग के ऊपर हुआ है। इट इज़ ऑल्सो अ सिमिलर इंटरनेशनल कमिटमेंट और वहाँ पे इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशली एडल्ट्स, उसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आई विल जस्ट रीड इट आउट सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर, is one on advance on adult education, equal access and climate change। ये जुड़ा हुआ है क्योंकि ये देखा गया कि if adults are more resilient towards climate change then it can be addressed more better। तो इसीलिए climate change को माराकेश फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन में जुड़ा हुआ है। मैं इंडिया का क्या नज़रिया है माराकेश फ्रेमवर्क के ऊपर मैं बाद में आऊँगी। उसके पहले आप जो पूछे कि साउथ एशिया में एडल्ट एजुकेशन का क्या स्थिति है, तो हम लोगों ने अभी इस साल और पिछले साल मिला के हम लोगों ने एक स्पॉटलाइट रिपोर्ट बनाया, जहाँ पे इंडिया का था, बांग्लादेश था साउथ एशिया में, श्रीलंका था, पाकिस्तान था और नेपाल था। तो ये पांचों कंट्री का बनाया। इसके अलावा एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज़ का था, ऑल्सो सेंट्रल एशिया। तो हमने जब आई वॉज लुकिंग इन टू दोज स्पॉटलाइट रिपोर्ट्स बिफोर कमिंग हियर टू गेट लाइक, क्योंकि याद नहीं रहता है क्या हुआ है वहाँ पे, तो ये एक एक करके मैं बताऊंगी कि जैसे बांग्लादेश में क्या है, उनका एक ब्यूरो ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और उनका एडल्ट एजुकेशन के ऊपर जो काम है, इट इज़ बेसिकली ऑन 5 एरियाज। एक तो है लिटरेसी ऑफ यूथ एंड एडल्ट, out of school children and youth, work and life skills, availability of infrastructure or physical facilities and management and execution। पर मैक्सिमम काम उनका इन पांचों में से सिर्फ लिटरेसी ऑफ यंग एंड एडल्ट्स एंड आउट ऑफ स्कूल यंग एंड एडल्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड है। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया। पर उसमें क्वेश्चन क्रिटिसिज्म ये है कि एडल्ट एजुकेशन के ऊपर एकदम डायरेक्टली कितना फाइनेंशियल एलोकेशन है। आई थिंक दैट क्वेश्चन इज व्हेन वी सॉ इट, ये क्वेश्चन सारे कंट्रीज में ही आया था इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का टोटल एजुकेशन बजट आइडियली शुड बी 4 to 6% ऑफ द GDP आइडियली, पर असल में कितना है, दैट इज अ क्वेश्चन। और उनमें से एडल्ट एजुकेशन का पॉट कितना है, जो बहुत ही कम है।
और हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे हम लोगों ने सुना सुबह से एंड नाउ ऑल्सो कि टीचर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, बट इन दिस ईयर बजट 22-23 वाला बजट में हम लोगों ने जो देखा कि टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत अमाउंट घटाया गया है. सो देन लाइक हाउ आर वी गोइंग टू एड्रेस टीचर्स ट्रेनिंग अगर टीचर्स ट्रेनिंग का बजट ही घट गया, तो ये कैसे होगा? दिस इज आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया, पर दूसरे कंट्रीज का भी वही है. जैसे बांग्लादेश में बताया कि वहाँ पे ALE का फाइनेंशियल एलोकेशन कम है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन जब हम बात करते हैं इट्स नॉट ओनली इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो सो मेनी मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व, पर उनमें से कोऑर्डिनेशन की कमी है विच एक्चुअली affects the proper implementation of the program. ICT मोबाइल सर्विसेज जो हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलर कि वो बेसिक लिटरेसी लाइवलीहुड स्किल्स के बारे में बहुत बोलता है, बट देन हाउ मच इट कैन टेक यू टू इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम इज अनक्लियर. लाइवलीहुड एंड डिसेंट वर्क, दीज टू गोज टुगेदर, पर कितना हम लोग वैसे स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि दे आर एबल टू गेट अ डिसेंट वर्क, नो, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ वर्क विद डिग्निटी. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो वाला. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर वी सी व्हेन वी लुक इनटू पाकिस्तान. उनका तो मतलब प्रोविंशियल लेवल पे अडल्ट एजुकेशन को लिया गया है. दे हैव अ डायरेक्टर ऑफ लिटरेसी एंड NFE, तो वहाँ पे दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन 4 मेन एरियाज: एडल्ट लिटरेसी, लाइफ स्किल्स एंड एक्सिलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम. पर उनका प्रॉब्लम ये है कि जेंडर इज वन ऑफ द मेजर एरिया दैट हाउ मच इट इज एक्सेसिबल टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेशली एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे जो है, एंड ऑल्सो ये कन्वेंशनल लिटरेसी और लाइफ स्किल्स जो है और उनके साथ इनकम जनरेटिंग, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं हो रहा है. तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. नेपाल में व्हाट वी सी इज दैट कि इनका कोई एग्जैक्टली लाइक द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वहाँ पे एक्सप्लिसिटली एडल्ट एजुकेशन इज नॉट मेंशन, बट दे व्हाट दे टॉक अबाउट इज मेनली अबाउट एक्सेस टू ऑल, एक्सेस टू यंग वुमेन एंड एडल्ट्स, ऐसे करके दिया हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी हाउ टू से लिटिल डाइसी जब आप फोकस करना चाहते हैं. तो उनके वहाँ ये भी है कि लिटरेट नेपाल करके एक प्रोग्राम है उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करते हैं, एंड वहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ NFE एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टीचर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग. बट फाइनली जाके क्वेश्चन वही होता है कि हाउ मच इज द डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ऑन एडल्ट एजुकेशन. सो इट्स लाइक घूम फिर के हम लोग वहीं पे आ रहे हैं कि फाइनेंस कितना है. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस लास्ट की श्रीलंका में दे हैव ओपन स्कूल यूनिट जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के परव्यू में है, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. दे ऑल्सो हैव प्रोग्राम फॉर economic empowerment for widows and women-headed household, so which is like something very unique for them. But then how much it is successful in terms of these women have gone ahead and they are actually earning or they are sustaining their earning, that is also one important thing. तो ये सब देखते हुए when we look into कि SDG में adult learning and education को किस में देखा, how do we see it, like how and where it is. If you see all the targets of SDG, especially SDG 4, kahin pe there is no mention of adult education, no mention. It only there is 4.6 target of SDG 4 jahan pe they are talking about universal literacy and numeracy skills, but they don't talk about adult education. However, अगर हम देखें कि बाकी जो 16 SDGs हैं उनमें बार बार आया है कि एडल्ट्स और एवरीबडी स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग, ऐसे ऐसे करके एडल्ट एजुकेशन दिया हुआ है, बट नॉट एक्सप्लिसिट इन दैट. सो दैट इज वन वरी एक्चुअली कि हाउ मच. सो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट एंड इंटरप्रेट इट, हाउ दे आर गोइंग टू एड्रेस द SDG इन दैट वे. तो वो बहुत मतलब एक गैप हमें जो लग रहा है देख के. सेकेंड थिंग, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है उनका जो मेजरमेंट होता है, इम्पैक्ट मेजरमेंट, इफ यू सी मेजरली कंट्रीज में ऐसे करते हैं कि दे ऑलवेज मेजर बेस्ड ऑन स्कूल लेवल एजुकेशन और स्कूलिंग.
पर नॉन फॉर्मल को कितना इम्पैक्ट मेजरमेंट होता है, दैट आई थिंक इट ऑल्सो केम अप इन द मॉर्निंग। तो ये एक और मुश्किल व्हाट वी आर सीइंग दैट इट इज when we look into India situation, I already talked about कि finance of ALE का क्या स्थिति है, which is all same. और सुबह से हम लोगों ने और मतलब वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट कि एक्सेस की एक बात होता है, होमोजीनियस कम्युनिटीज, द लर्नर्स आर नॉट अ होमोजीनियस कम्युनिटी, सो उनका जो भी रिक्वायरमेंट है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन दैट मैनर, नॉट कि वन साइज फिट्स ऑल, इट वाज इन द मॉर्निंग एज वेल। डेटा कहाँ है, मतलब जो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ रिक्वायर्ड, द मैपिंग ऑफ डेटा उतना हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं वो डेटा में। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स, सुबह जैसे अनीता मैम ने बताया कि पढ़ना लिखना अभियान एंड नेशनल लिटरेसी मिशन, इनमें सारे टारगेट्स दिया हुआ है, बट हाउ मच डू वी नो वी आर एबल टू एक्चुअली एड्रेस और वी आर एबल टू रीच दोज टारगेट्स। तो इससे जो हम देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी प्रोग्राम्स, बट कितना हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फाइनेंसिंग कितना हो रहा है एंड पॉलिटिकल विलिंगनेस कितना है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट आई सो जस्ट ये सेशन कंक्लूड करने से पहले हर स्पीकर को क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो वे फॉरवर्ड का सेशन है, अगर आप एक रिकमेंडेशन देना चाहेंगी, नॉट रिकमेंडेशन फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और या एडवोकेसी, ये किस तरीके से हम इस एजेंडा को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे इस हॉल में अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, अलग सेक्टर से लोग हैं, अलग एज ग्रुप्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो शामिल है। तो किस तरीके के कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स हम कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू एडल्ट लिटरेसी पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए या उसके साथ एंगेज करने के लिए। One recommendation I'll ask for from all the participants. You can start. Since one, so I'm going to club policy. Yeah, because then we want to. एक तो मतलब ऐसा या एक ही मतलब एक में क्लब करके बहुत लंबा। So yeah, of course, I think which came out हमारे जो भी पूरा साउथ एशिया से हम लोग जब काम करते हैं, एक तो है कि सेक्टर वाइड एंड मल्टी सेक्टर अप्रोच, ऐसा नहीं कि जस्ट वन हम लोग ऐसे देखें, बट लुकिंग बियॉन्ड द मिनिस्ट्री एंड लुकिंग बियॉन्ड द एडल्ट एजुकेशन एज लाइक दैट। और दूसरी बात ये है कि there has to be a system to collect, analyze and share the information, क्योंकि एक learning collaborative की ज़रूरत है। Then only आज सारा दिन जितना learning हुआ है that is like a gem, no? तो ये इसकी बहुत ज़रूरत है and this constant and there has to be a proper how to say, not like non-formal but a formal mechanism of this continuing. So that's हम आपसे पूछेंगे फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आपकी। देखिए, मैं तो उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया। मैं अभी सोच रहा था कि आपने बाय एंड लार्ज एक नेशनल कंसल्टेशन आज कर ही दिया, सभी सेक्टर के लोगों को बुलाया था। मैं लिखते हुए लिख रहा था और मैं प्रोफेसर उषा मैडम की तरफ देख सोच भी रहा था कि क्यों ना मैंने ऐसा हो कि भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन वो सब डिसाइड कर सकते हैं, हम इस कंसल्टेशन को आगे बढ़ाएं और जो भी काम अभी हो रहा है मतलब वो भारत सरकार के जो काम हो रहे हैं उसको भी मजबूती प्रदान करेंगे कि ये सारा चीज जो निरंतर के माध्यम में बाकी जो हो रहा है ये अपने आप में, और मैडम हर चीज़ को जमा भी करती रहती है, हर आइडियाज को जोड़ती रहते हैं। तो कितने दिनों का कुछ ऐसा नेशनल लेवल का हमारा कंसल्टेशन हो कि वो सारे जो भी चीज़ हमारे काम हुए हैं वो सब प्रेजेंटेशन हो और उसमें सक्सेस स्टोरी, कंस्ट्रेंट जो भी हो, हमारा कुछ केस स्टडी भी प्रेजेंट किए जाए इस तरह के लोगों को, और
कंसल्टेशन कहाँ हो, क्या हो। तो इससे क्या होगा कि जो इनिशिएटिव है जिसके विषय में जानकारी तो है, और उस जानकारी की और फर्दर हम डिसिमिनेट करने में और एक नए तरीके से उसको पुनः स्टार्ट ऑलरेडी है, लेकिन उस चीज को और आगे बढ़ाने में हम कामयाब हो सकेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा था। तो उषा जी, अगर आप इन दोनों का सजेशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कंसल्टेशन के लिए हमने बहुत कोशिश की कि मिनिस्ट्री से कोई आए, पर लास्ट मिनट तक नहीं आ पाए। तो हो सकता है ये भूमिका आप प्ले कर सकते हैं, और अगर आप कुछ इस मल्टी सेक्टोरल कैसे एक फॉर्मल तरीका इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक कंसल्टेशन जहाँ पे सरकार और बाकी जो इंटरेस्टेड या एंगेज्ड लोग हैं उनको साथ लाना, क्योंकि आपने जो आज शेयर किया शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे हो भी रहा है। तो इस पे आप थोड़ा अगर शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं बस 1 मिनट लूँगी। मेरे लिए ज़िंदगी और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये अलग नहीं है। यही वजह है कि भारतीय संविधान राइट टू एजुकेशन आपको आर्टिकल 21A देता है और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, और जो दोनों पैनलिस्ट ने कहा मैं उससे बहुत 100% एग्री करती हूँ। हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हम अपने जो टारगेट है हम उसे अचीव कर सकते हैं। भारत इतनी डाइवर्स कंट्री है कि किसी एक के संभाले नहीं समझेगी, और इस देश को चलाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जितना बेहतर कर सकते हैं वो कोशिश हमारी होनी चाहिए। और हमारी कोशिश लगातार ये रही है कि अगर देश को मजबूत करना है तो राज्यों को मजबूत करना है, राज्यों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, राज्यों में जो लोग काम करने वाले हैं उनको भी वो मंच मिल सके। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार हमसे बातचीत भी करती रही हैं, चाहे वो TCS हो, भारती फाउंडेशन हो, शिव नाडर फाउंडेशन हो, रोटरी क्लब हो, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम कन्वर्जेंस भी हमारा एक हिस्सा रहता है एक्टिविटी का। तो हम बहुत जल्द एक नेशनल कंसल्टेटिव मीट ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो संस्थाएं काम कर रही हैं इस काम के लिए उन्हें वो मंच मिल सके अपनी बात को कहने के लिए, और ये जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और मैं दीक्षा पोर्टल पे भी आप सभी की सामग्री, आप सभी के रिसोर्सेज को भी सादर आमंत्रित कर रही हूँ। एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास। मुझे लगता नहीं है कि सभी एक किसी भी नई स्कीम के लिए नए सिरे से बहुत कुछ रचने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है और जो लगता है कि जो इस प्रोग्राम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, वैसे कोई भी ज्ञान अफ़ायदेमंद होता नहीं है। तो इसलिए वो जो सामग्री, जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रिंट हो, नॉन प्रिंट हो, जो भी हो, वो अगर लगता है कि इस प्रोग्राम में हमारी मदद कर सकेगा तो वो आप ज़रूर उसे यहाँ पर NCERT भेज सकते हैं। हमारा एक प्रोसेस रहता है रिव्यू, तो वो मुझे उस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। उसके बाद हम इस रिसोर्सेज को अपनी दीक्षा पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सभी को NCERT में सादर आमंत्रित करती हूँ। तो आई थिंक एक बातचीत शुरू हो गया आज। उसके लिए आई थिंक सब हम लोग जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप हैं, सब हैं, एक एक्साइटिंग मोमेंट है, क्योंकि आई थिंक सब अगली बार जब हम आएंगे फॉरगॉटन पीपल नहीं होना चाहिए, कुछ और वर्ड होना चाहिए। फॉरगॉटन से हम मूव करना चाहते हैं। तो हम इस पैनल को यहाँ पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच तीनों पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन भी रहा है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो अगर आप रुक सकती हैं तो, अगर नहीं तो ठीक है, फिर कम्युनिकेशन बाद में होगा। पर मैं ये थोड़ा अगले सेशन के लिए बस याद दिला रही हूँ कि कुछ कमिटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने भी कहा आप सरकार हैं, आपकी सरकार है, आप ही सरकार मैं तो समोसा रिवॉर्ड में और तो मैं ये कह रही हूँ कि हम इसको ना छोड़े अगले सेशन में। और थोड़ा ये भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ वॉलंटियरिज्म नहीं है। आई थिंक जो हम सबको ये
क्योंकि हम इस इशू में काम कर रहे हैं, वो जो एक ठोस एक ढांचा, एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर कुछ दिखें जो एडल्ट हो सकता है कि इस पे हम साथ मिलके इसको आगे ले जा सकते हैं, कुछ ठोस, सिर्फ बहुत आई थिंक उसको बहुत लूज भी नहीं छोड़ें। इस बात को हम कैसे नेक्स्ट सेशन में हम वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे और आई थिंक कुछ रास्ते निकल आएंगे। निकल रहा है। थैंक यू।